हीरो के मायके से अच्छा सुरंग का ससुराल। नयनतारा बहू, ये नौलखा हीरो का हार हमारे खानदान की पुश्तैनी धरोहर है। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, इसलिए आज इस हीरो के हार पर तुम्हारा हक है। हीरो से जुड़ा नौलखा हार तोहफे में पाकर नयनतारा खुश हो जाती है। OMG, ये डायमंड सेट कितना एथनिक डिजाइन है। थैंक यू सो मच सासू माँ इस बेशकीमती हीरो के हार के लिए। नयनतारा बहू, इस डायमंड सेट को अपने गले में पहन लो, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि तुम हीरो से भरे ससुराल की इकलौती बहू हो। हीरो से भरे आलीशान महल से घर के अंदर हाई क्लास मेहमान भी मौजूद थे। रईस इंदुवती, जिनके पुश्ते हीरे जवाहरात के पुराने जौहरी थे, उनके यहाँ नई नवेली बहू की मुंह दिखाई चल रही होती है। तभी अपराजिता नाम की गरीब सी औरत महल के दरवाजे पर आती है, मगर द्वारपाल उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। अरे ओ गरीब औरत, तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं अंदर? क्योंकि अंदर हाई क्लास लोगों का सेलिब्रेशन चल रहा है। तुम यहीं खड़ी रहो, खैरात दरवाजे के बाहर मिलती है। अगर ये द्वारपाल जान जाते कि मेरा इस घराने से क्या नाता जुड़ा है, तो ये मुझे कभी न रोकते। अपराजिता दरवाजे से लौट जाती है और पीछे से दूसरे द्वार से हीरो से भरे महल में दाखिल होती है, जहां हाई क्लास की औरतें हीरो के जेवर नयनतारा को चढ़ा रही थी। ये लो नयनतारा बहू, ये डायमंड कान के टॉप्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी गरीब वेशभूषा में चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अपराजिता आगे आकर चांदी की पतली सी पायल देती है। शादी की बहुत बहुत बधाई हो प्यारी भाभी, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा भेंट। नयनतारा घमंड से चिल्ला पड़ती है। What the rubbish? Who the hell are you? हो कौन तुम? और तुम जैसी 2 कौड़ी की सड़क छाप को अंदर किसने आने दिया? ये सुनते ही अपराजिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर वह अपनी सफाई पेश करती है। मैं कोई गैर नहीं हूँ नयनतारा, मैं आपकी ननद हूँ और इस हीरो से भरे मायके की बेटी हूँ। लेकिन सम्राट ने तो मुझसे कहा था कि उसकी कोई बहन नहीं। और सासू माँ, आप जब मेरे घर रिश्ता जोड़ने आए थे तो आपने भी यही कहा था कि सम्राट आपका इकलौता बेटा है। फिर ये बेटी कहाँ से आ गई? हाँ, मैंने सच कहा था। मैं इस गरीब को नहीं पहचानती। जरा देखो इसकी शक्ल, जिसके कान नाक सूने हैं और कलाइयों में कांच की चूड़ी है। क्या एक हीरो से भरे मायके की बेटी का रुतबा ऐसा होगा? हीरो में तौल कर रखती मैं अपनी बेटी को। ये सुनकर अपनों से भरी महफिल में अपराजिता बेगानी महसूस करने लगती है। इनमें से कौन झूठा कौन सच्चा है? अगर अपराजिता हीरो से मायके की बेटी है तो वह इतने गरीब हालातों में क्यों है? ये जानने के लिए हमें पिछली कहानी में देखना होगा। बस माँ, मुझे और शाही पकवान नहीं खाने, पेट भर गया। अरे आज तेरा जन्मदिन है, ये सारा शाही खाना मैंने खुद बावर्ची खाने में सुबह से लगकर खास तेरे लिए बनाया है। चल, ये छेने की मिठाई तो खाना रह गया, खा ले अब। माँ, आपने तो मुझे तोहफा दे दिया, लेकिन पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अपनी प्यारी बेटी के लिए तोहफा तराशने में लगे थे। जन्मदिन की बहुत सारी बधाई हो मेरी प्यारी अपराजिता। ये डायमंड नेक पीस तुम्हारे लिए। असल हीरो से जड़ा नेकलेस देखकर अपराजिता खुश होती है। थैंक यू पापा, हर साल आप जन्मदिन पर मुझे हीरो से बना तोहफा देते हैं। यही तो शाही खानदान की निशानियां है। मेरे पुरखों की बदौलत ये हीरो का कारोबार मुझे मिला बेटी, वरना हर किसी के तकदीर में नहीं होती हीरा पहनना या खरीदना भी। हाँ, ऐसा बोलते हुए हीरालाल की बातों में हीरो के कारोबारी होने का घमंड साफ झलक रहा था। घर में किसी शाही महल की तरह साज सजावट हो रखी थी। बेशकीमती झूमर टंगा हुआ था जिसमें हीरे चढ़े थे और इंदुमती गले हाथ कान नाक में हीरा पहने हुए थी। लेकिन अपराजिता को हीरो का कोई लोभ लालच नहीं था। लाओ, ये नेकलेस मैं तुम्हारे गले में पहना देती हूँ, इससे तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। नहीं माँ, ये हीरे की चीजें मेरे गले में ना फांस की तरह चुभती हैं। तो तुम हीरे पहनने की आदत डालो, कल को तुम्हें शाही खानदान की बहू बनना है। वैसे आज जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें देखने के लिए तनिष्क हीरो के कारोबारी आ रहे हैं। यह सुनकर अपराजिता का खुशी से खिला चेहरा मुरझा सा जाता है। मुझे कैसे भी करके मम्मी डैडी को राजा के बारे में बताना होगा। अपराजिता जन्मदिन की पार्टी में राजा को बुलाती है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है। पार्टी शुरू होती है, तभी अपराजिता के पिता घमंड से ऐलान करते हैं। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। इसलिए इस खास मौके पर मैं अपनी बेटी की सगाई तनिष्क डायमंड कारोबारी के बेटे शौर्य के साथ करने का ऐलान करता हूं, वो भी इसी वक्त।
क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। इंदुमती जी, अपराजिता को अंगूठी दीजिए। जी जी, ये डायमंड रिंग पहनाओ अपराजिता। छलकते आंसुओं से अपराजिता दूर खड़े राजा को देखती है। लगता है अपराजिता जी झिझक रही हैं। चलिए मैं ही आपको डायमंड रिंग पहले पहनाता हूँ। खास आपके लिए अपने हाथों से तराशी है मैंने ये हीरे की अंगूठी। पक्का जौहरी हूँ, मिलावट नहीं करता, खरा हीरा है आपकी तरह। माफ कीजिएगा, मगर मैं ये अंगूठी नहीं पहन सकती क्योंकि मैं राजा से प्यार करती हूँ। अपराजिता रोते हुए सबके सामने गरीब राजा के गले लग जाती है। तभी भाई सम्राट गुस्से में आग बबूला हो जाता है। देख रहे हैं पिताजी आप, इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। सम्राट, सब्र से काम लो, जोश में होश नहीं खोते। अपराजिता, ये लड़का तुमसे नहीं बल्कि तुम हीरो के मायके की बेटी हो, इसलिए प्यार का नाटक रचा रहा है। बता कितने रुपए चाहिए तुझे? मैं अपराजिता के सामने इस हीरे जवाहरात को ठोकर मारता हूँ। सुन लिया पिताजी, मेरा राजा मेरी नजर में हीरा है। मैं राजा के साथ अपना घर बसाने जा रही हूँ। एक बार फिर सोच लो अपराजिता, अगर हमारी मर्जी से शादी करोगी, इस हीरो के मायके से हीरो के खानदान में तुम्हारी डोली उठेगी। इसका हाथ थाम कर तुम्हें दर दर भटकने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सोने चांदी के बर्तन में खाने वाली, मखमल के बिस्तर में सोने वाली, इस पत्थर काटने वाले के साथ गुजारा कर लोगी? पिताजी, राजा जनक ने भी माता सीता के लिए महलों का राजकुमार चुना था, फिर भी तो सीता जी की जिंदगी वनवास काटने में गुजर गई। आप मेरे लिए हीरो से भरा ससुराल चुन सकते हैं, मगर मेरी तकदीर में लिखे का फैसला नहीं बदल सकते। चलो राजा। एक तरफ अपराजिता राजा के साथ शादी रचा लेती है, वहीं उसका नाता उसके हीरो के मायके से टूट जाता है। आज के बाद इस हीरो के घर में इस लड़की की एक भी तस्वीर नजर नहीं आनी चाहिए। मर गई आज से ये मेरे लिए। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता अपने सुरंग वाले ससुराल में पहुंचती है, जहां सास, ससुर, नंद पहाड़ी के अंदर सुरंग बनाकर कठिनाई से रह रहे थे। आओ बहू, ये तुम्हारा हीरो के मायके जितना बड़ा आलीशान नहीं, बस तुम्हारे गरीब ससुराल वाले सुरंग में सर छिपा रहे हैं। आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। माँ जी, खुश रहने के लिए महंगे जेवर, आलीशान घर नहीं चाहिए होता। आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यवती भव बहू। कुछ देर में रात ढल जाती है, जिससे संकरे सुरंग में सब लोग बहुत साकेती में सोते हैं। उस सुरंग के पहाड़ी के अंदर होने के चलते वहां काफी ठंडक भी थी। ये भगवान, ये सुरंग तो रात में कितनी ठंडक से भर गई, जैसे हिमालय की बर्फ पिघल रही हो। किसी तरह उन दुख तकलीफों में गरीब बहू सुरंग वाले ससुराल में खुद को ढाल लेती है। सुरंग के बाहर चूल्हा डालकर भरण पोषण करते थे और पत्थर काटने का जोखिम भरा काम करते थे। थोड़े दिन में अपराजिता के भाई सम्राट का रिश्ता पक्का हो जाता है। अपराजिता, तुम्हें पता चला तुम्हारे भाई की आज हीरा महल में सगाई हुई है, कल शादी और मुंह दिखाई है। भाभी, फिर तो आपको जाना चाहिए, आपके इकलौते भाई की शादी है। नहीं इच्छा, मैं यहीं रहकर खुश हूँ। बहू, मैं तेरे न जाने का कारण समझता हूँ, लेकिन माँ बाप का दिल न बाहर से सख्त मगर अंदर से मोम की तरह होता है। माता पिता ज्यादा देर तक संतान से खफा नहीं रहते। ये सुनते ही अपराजिता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तो क्या बाबूजी, मेरे माता पिता ने मुझे माफ कर दिया होगा? हाँ बहू, और तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, इससे अपनी होने वाली भाभी के लिए चांदी की पायल बनवा कर ले जाओ, तोहफे में दे देना। अगले दिन अपराजिता अपने सुरंग के ससुराल से विदाई लेकर हीरो के मायके में आती है, जहां उसे जलील किया जाता है। तुमने तो अपनी पसंद से बहुत ही जिम्मेदार जीवन साथी चुना था। मुझे तो लगा था वो तुम्हें हीरो में तौल कर रखता होगा, मगर तुम्हारे कान, नाक, गला सब सूना है और कलाइयों में कांच की चूड़ी। तुम्हारे गरीब ससुराल वालों की यही औकात है। बस माँ, बस, बहुत अपमान कर लिया आपने मेरे ससुराल वालों का। मैं तो इस चौखट को अपना मान कर आई थी, मगर मैंने भूल की। आज कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, और जिस घर में लक्ष्मी का अपमान होता है ना, लक्ष्मी वहां से रूठ जाती है। जा रही हूँ मैं। रोते हुए गरीब बहू मायके की दहलीज से जाने लगती है। तभी उन सबका पत्थर हुआ दिल पिघल जाता है। रुक जा अपराजिता, अपने मायके वालों को माफ कर दे। हमने घमंड में चूर होकर तुझे बेइज्जत किया, मगर सच तो ये है, हम तुझे कभी भूल ही नहीं पाए। इस कड़की जुबान के अंदर दिल में आज भी तू ही बसती है। ये सुनकर अपराजिता अपनी माँ के गले से लग जाती है और सारी खलिश खत्म हो जाती है। जिसके बाद अपराजिता के मायके वाले मजबूरी में सुरंग में रहते ससुराल वालों की मदद करते हैं।
समधी जी, ये घर हमारी ओर से एक भेंट है। आप सब लोग यहाँ आराम से रहिए। आप हमारा परिवार हैं। यह सुनकर गरीब रविदास धन्यवाद करते हैं। ये तो आपका उपकार है समधी जी, जो अपने हमें रिश्तेदारी के काबिल समझा। ईश्वर का धन्यवाद है जो सारे बैर गिले शिकवे खत्म हो गए। मुझको नहीं लगता कि कोई हलवा बांटने आने वाला है। हम लोग बेकार में ही इस कड़ाके की ठंड में इंतजार कर रहे हैं। भीख मांग कर खाना ही हम लोगों की जिंदगी है। चलो सब सिग्नल पर चलकर भीख मांगते हैं। फुटपाथ पर तंबू डालकर रहने वाले गरीबों का परिवार आज सुबह से सड़क पर आंखों में उम्मीद लगाकर ठंड में कपकपाते हुए खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे और निराश होकर जाने लगते हैं। तभी फटी चादर ओढ़े बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब लोग? ठहर जाओ, वो बस आती ही होगी। वो घमंडी अमीरजादों की तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत ही दिलदार औरत है वो। हर हफ्ते हम जैसे गरीबों को मुफ्त में गाजर का हलवा बांटती है। तुम लोग थोड़ी देर सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। बूढ़ी अम्मा के रोकने पर सब रुक जाते हैं। तभी कोहरा भारी सड़क पर एक अमीर औरत बड़े से मटके में बहुत सारा गाजर का हलवा लेकर आती है। वहीं उसकी दोनों बेटियां सांची और गोरी के हाथों में कंबल और शॉल स्वेटर भी थे। उन्हें आता देखकर मानो सभी गरीबों के मुरझाए चेहरे पर खुशी खिलाती है। वो देखो, वो आ रही है, हलवे वाली, मैंने कहा था ना। सभी अपने बर्तन आगे बढ़ाते जाते हैं और महिला खुशबूदार मेवे पिस्ते से भरा स्वादिष्ट गाजर का हलवा उन्हें भर भर कर देती जाती है। वहीं दोनों बेटियां भी उन सब जरूरतमंदों को कंबल स्वेटर दान करती हैं। ये लीजिए, ये कंबल और स्वेटर आप लोगों के लिए, आपस में बांट लीजिएगा। तभी उनके बीच में से ठंड में कपकपाता एक कुबड़ा बूढ़ा छलछलाई आंसुओं से धन्यवाद करता है। भगवान तुमको आबाद रखे बेटी, इस गरीब बूढ़े की दुआ लगेगी तुमको। आज तक हम गरीबों को कभी दरोगा ने सताया तो कभी इस ठंड के बेदर्द मौसम ने। इस दुनिया में किसी ने हमको अपना परिवार नहीं समझा, मगर तुम सचमुच भली हो। सच में पहली बार किसी अमीर के सीने में गरीबों के लिए इतना बड़ा दिल देखा है। उन सब लोगों के हालातों को देखकर ललिता की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगते हैं। देखिए, मैं कोई आप लोगों से अलग नहीं हूँ। गरीबी में जीना किसे कहते हैं, ये मुझसे बेहतर और कौन समझेगा। ऐसा कहते हुए ललिता बीती जिंदगी में खो जाती है। 1 साल पहले, जहाँ ललिता मकान मालिक के पैरों में गिड़गिड़ा रही है और अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी बेबसी का तमाशा देखकर ताने मार रहे हैं। भगवान के लिए सेठ मेरे परिवार को बेघर मत करो, मैं पहले ही बहुत दुखी परेशान हूँ। और तेरी वजह से हम पड़ोसी जो परेशान हो रहे हैं उसका क्या? हाँ देखिए मकान मालिक जी, इसके पति के शरीर में पूरा सफेद सफेद दाग है। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पति को कोढ़ लग गया है। कल को हमारे बाल बच्चे को हो गया या हमें फैल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इससे अच्छा आप इसका मकान खाली करवा दीजिए, वरना हम सब लोग खाली करके चले जाएंगे। अरे नहीं पारो बहन, तुमको खाली करने की जरूरत नहीं। इस एक किराएदार के चक्कर में मैं सबको खाली करके अपने पेट पर लात थोड़ी मारूंगा। वैसे भी ये किसी महीने किराया टाइम पर नहीं देती है। चल ललिता, निकल घर से। इस तरह अड़ोसी पड़ोसी सब लोग मिलकर गरीब लाचार ललिता, उसके बीमार पति, दोनों बेटियों को भयंकर ठंड के मौसम में घर से निकलवा देते हैं। दिसंबर के कड़ाके की सर्दी में पूरी सड़क सुनसान थी, हर तरफ कोहरा छाया था। ललिता, ललिता, मेरे शरीर में और ताकत नहीं बची है। लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। ऐसे मत बोलो बाबा, आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी सड़क पर ही बीमारी और भूखमरी से लड़ते लड़ते उमेश दम तोड़ देता है। तीनों माँ बेटी बहुत रोती बिलखती हैं। बाबा, हाजी उठो, तुम मुझे बीच सफर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। इतने में एक पुलिस वाला आ जाता है। अरे ओ, ये क्या रोना मचा रखा है बीच सड़क में? लाश को शमशान ले जाओ, सड़क खाली करो भाई। ठंड के मौसम में उन गरीब माँ बेटी पर कहर तोड़ा था। किसी तरह कांधा देकर वह उमेश का अंतिम संस्कार कर देती हैं और हालातों से मजबूर होकर कूड़ेदान में रहने लगते हैं। लगातार 2-3 दिन तक भीषण बर्फबारी होती है। तुम दोनों ने
2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तुम इस पाइपलाइन में रहो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। बिना पैसों के हमको कौन खाना देगा माँ, हमको भूख नहीं है। तभी ललिता की नजर कचरेदान के जमीन में उगे लाल लाल गाजर पर जाती है, जिससे तीनों पेट भरती हैं। माँ ये गाजर कितने मीठे हैं, मगर इस कूड़ेदान के पास किसने गाजर की खेती की होगी? बेटिया ये गाजर की खेती खुद ही उगी है। इस कूड़ेदान के अंदर इतनी सारी गाय की झुंड सब्जी खा रही हैं, लगता है यहाँ आसपास में कोई सब्जी मंडी है। मैं देख कर आती हूँ, क्या पता काम मिल जाए। ललिता ठंड में ठिठुरते हुए थोड़ी दूर सब्जी मंडी में आ जाती है, जहाँ उसको मंडी में सफाई का काम मिल जाता है। तभी वह एक व्यापारी को बहुत सारे गाजर फेंकते देखती है और उसके पास आती है। सुनिए भाई साहब, क्या ये गाजर आपके काम का नहीं है? अरे ऐसे कटे छटे गाजर कोई ग्राहक नहीं खरीदता, ये तो कूड़ेदान में जाएगा। अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं ये गाजर ले लूं? हाँ ये लो कट्टा, भरकर ले जाओ। वैसे ऐसे गाजर तो रोजाना ही निकलते हैं मेरे पास, तुम्हें जरूरत लगे तो ले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ललिता सारे गाजर कट्टे में डालकर आगे का सोचते हुए बढ़ती जा रही थी। अभी तो सर्दियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में गाजर का हलवा खाना तो सब लोग पसंद करते हैं। अगर मैं गाजर का हलवा बनाकर बेचूं तो अच्छा रहेगा। ललिता जैसे कूड़ेदान में लौटती है तो गौरी सांची ने पूरी जगह को साफ सुथरा करके रहने के लिए एक तंबू बनाया हुआ था और उनके पास गाय का दूध मौजूद था। अरे सांची, गौरी, ये दूध कहाँ से आया? माँ, ये गाय जो कूड़ेदान में चल रही थी, ये चारों दुधारू गाय हैं। इन्होंने ही दूध दिया है। देखो इस गाय का दूध कितना गाढ़ा है, हम इससे कितना लाभ कमा सकते हैं। हम कमाएंगे मेरी बच्चियों, और अपने हालात भी बदलेंगे, लेकिन दूध बेचकर नहीं, ठंड में गाजर का हलवा बेचकर। जाओ तुम लकड़ियां चुनकर ले आओ। अब तीनों माँ बेटी भयंकर सर्दी में भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटती। गौरी सांची जंगल से लकड़ी काट कर लाती हैं और ललिता दूध के इस्तेमाल से बहुत सारा खोया मेवा बनाती है और कुछ दुकानदार को बेचकर बदले में पिस्ता काजू मोल ले आती है और गाजर का हलवा तैयार करके मटके में भरकर रोड के किनारे बेचने लगती है। गर्मा गर्म गाजर का हलवा, मटका हलवा खाओ, पिस्ता बादाम दूध मेवे से बना हलवा खाओ खाओ। हलवे की खुशबू से आते जाते लोग भीड़ लगा लेते हैं। माँ मुझको गाजर का हलवा खाना है, दिला दो ना माँ। नहीं बंटू, देखो वो लोग कितने गंदे हैं, उनका हलवा खाकर तुम बीमार पड़ जाओगे। चलो मैं घर पर बना दूंगी। आंटी जी खरीद लीजिए थोड़ा हलवा, हम गरीब माँ बेटियों की बोनी हो जाएगी। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखकर बनाया है हमने हलवा। अच्छा ठीक है, पहले मुझे थोड़ा सा हलवा चखाओ, अगर मुझे टेस्ट अच्छा लगा तभी लूंगी। हाँ जी ये लीजिए। जैसे ही महिला हलवा खाती है तो गरीब माँ बेटी की बड़ाई करने लगती है। अरे वाह, वाकई तुम गरीब माँ बेटी ने तो बीकानेर हलवाई के गाजर के हलवे को भी फेल कर दिया। ऐसा करो 1 किलो दे दो। इस तरह थोड़े थोड़े करके ग्राहक बनते जाते हैं और गरीब माँ बेटी का ठंड में गाजर के हलवे का ठेला चल पड़ता है। जिसके बाद ललिता पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह अपना घर ले लेती है। माँ, अब तो लोग महंगे रेट में भी शौक से हमसे गाजर का हलवा खरीद कर खाते हैं ना। हाँ मेरी बच्चियों, ये तरक्की हम तीनों की मेहनत का नतीजा भी तो है। तभी एक बुढ़िया आते जाते लोगों से हाथ फैलाकर खाने को मांग रही थी। साहब, ओ बाबू साहब, कुछ खिला दो, भूख लगी है। 10 रुपए दे दो, रोटी खाऊंगी। अबे ओए बुढ़िया, छोड़ 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 मेरा जूता, चल हट 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 हट। जैसे ही घमंडी आदमी धक्का मारता है, तीनों माँ बेटी दया खाकर उसे उठाती हैं। अम्मा, तुम ठीक तो हो? उस विधाता के नसीब में ही ठोकर खाना लिख दिया है बेटी। ये सर्दी और गर्मी बड़ा सताती है। अम्मा ये लो, आपको भूख लगी थी ना, ये हलवा खा लो। मगर ये हलवा तो बहुत महंगा होगा ना, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे और मेरी बच्चियों को बस दिल से दुआ दे देना, यही काफी है। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी। उस दिन से ललिता अपनी दोनों बेटियों के साथ ठंड में बेसहारों और मजबूर लोगों को खाना कपड़े कंबल दान करती है। गुजरी हुई गरीब जिंदगी की यादों से बाहर आकर ललिता गरीबों के चेहरे पर खुशियां देखकर दिल में बोलती है, तेरा लाख लाख धन्यवाद ईश्वर जी, जो तूने मुझे गरीबी से निकाल कर आज इस मुकाम पर जो खड़ा किया, ताकि मैं गरीबों की मदद कर पा रही हूँ। इंसान क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा, उसने जो भी कमाया सब कुछ धरती पर ही रह जाएगा। मगर काश कुछ अमीर लोग ये समझ पाते, केवल गरीबों से कमाई गई दुआएं ही साथ जाएंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते।